हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। लास्ट वीडियो में हमने कार्ल मार्क्स के आइडिया ऑफ डायलेक्टिक मटेरियलिज्म, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म एंड हिज थ्योरी ऑफ क्लास स्ट्रगल देखा था। आज हम उसी को कंटिन्यू करते हुए उनकी डिफरेंट थ्योरीज देखेंगे, डिफरेंट आइडियाज़ को समझेंगे। आज की फर्स्ट जो टॉपिक हम समझेंगे वो है उनका एनालिसिस ऑफ कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म की बात करते हुए मार्क्स ने दो की फीचर्स को आइडेंटिफाई किया है, विच इज़ वेज लेबर एंड प्राइवेट ओनरशिप। वेज लेबर है जब इंसान अपनी लेबर को पैसों के लिए बेचता है, दैट इज़ ही वर्क्स फॉर द मनी, वो अपनी लेबर को सेल कर रहा है टू अर्न अ बेसिक। एंड प्राइवेट ओनरशिप इज़ कि जब मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो किसी एक इंसान के हाथ में है, उसकी ओनरशिप जो है वो कुछ लोगों के पास है। एंड जो ये कुछ लोगों के पास जो ओनरशिप थी, मार्क्स इसको क्रिटिसाइज़ करते थे और कहते थे ये जो ओनरशिप कुछ लोगों के हाथ में है, दिस इज़ द रीज़न ऑफ इनइक्वालिटी इन द सोसाइटी। जो वर्कर्स एक्सप्लॉइट हो रहे हैं उसका कारण वही ओनरशिप है जो कुछ लोगों के हाथ में है। मार्क्स ने कहा कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, दैट इज़ फैक्ट्रीज, फार्म्स या प्रोडक्शन, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, उसमें सारी दिक्कत सिर्फ प्राइवेट प्रॉपर्टी से शुरू होती है, क्योंकि ये सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों के पास होती है। मार्क्स ने कैपिटलिज्म की सिर्फ बुराई नहीं की है, उन्होंने ये भी कहा है कि मार्क्स जो है वो उसको प्रेज करते हैं फॉर द डेवलपमेंट, फॉर द इकोनॉमिक प्रोग्रेस, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, ग्लोबल एक्सपेंशन एंड अर्बनाइजेशन। वो कहते हैं कि कैपिटलिज्म के आने की वजह से बहुत सारे चेंजेस हुए हैं इन द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी। वो बताते हैं कि अर्बनाइजेशन हुआ है, मार्केट की सर्च में जो ग्लोबल एक्सपेंशन हुआ है वो अच्छी चीज़ है, लेकिन वो बताते हैं कि डिस्पाइट दीज डेवलपमेंट्स, डिस्पाइट जो ये अच्छी चीज़ें जो कैपिटलिज्म के थ्रू आई हैं, जो उसकी नेगेटिव साइड है वो उसकी पॉजिटिव साइड को निगेट कर देती है, उसको डिलीट कर देती है, बिकॉज जो उसकी नेगेटिव साइड है वो इनह्यूमेन है। वो बताते हैं कि कैपिटलिज्म ने जो है वो लोगों को ज़्यादा सफरिंग दी है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पेजेंट्स, लो वेजेस एंड द क्रिएशन ऑफ प्रोलेटेरिएट। अब ये कैसे हुआ है? जब फैक्ट्री इस्टेब्लिश हुई तो उसके लिए लैंड की ज़रूरत पड़ी, एंड जो लैंड जो पहले जहाँ पर फार्मिंग होती थी, जहाँ पर पेरेंट्स वर्क करते थे, वो अब फैक्ट्रीज बना दिया गया है। एंड जो वहाँ के जो लेबर्स थे उनको वहाँ से जाना पड़ा, जो वहाँ के पेजेंट्स वहाँ वर्क कर रहे थे उनको उस लैंड को छोड़ के जाना पड़ा, क्योंकि अब उनके पास जगह ही नहीं है जहाँ पर वो फार्मिंग कर सके। एंड बिकॉज ऑफ दिस उनको डिफरेंट छोटे छोटे एरियाज़ में सेटल होना पड़ा, जिससे स्लम एरियाज़ बनते हैं। एंड जो पहले पेजेंट्स थे उनको अपना लेबर सेल करके वेज लेबरर्स बनना पड़ा टू अर्न अ लिविंग। वो कहते हैं कि कैपिटलिज्म में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो होती है लेबर, क्योंकि लेबर ही है जो सोर्स ऑफ वैल्यू है, जो वैल्यू क्रिएट करती है। क्योंकि बाकी जितने भी सोर्स जो प्रोडक्शन के फैक्टर्स हैं, आप चाहे लैंड ले लीजिए, चाहे मशीनरी ले लीजिए या कुछ भी और, जितने भी प्रोडक्शन फैक्टर्स हैं ऑफ प्रोडक्शन के, वो वेस्ट हैं, वो कुछ भी प्रोड्यूस नहीं कर सकते जब तक उसमें लेबर नहीं लगता है। एंड जो यही लेबर थ्योरी थी जो हमने जॉन लॉक की थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी में पढ़ी थी, जहाँ वो बताते हैं कि लेबर ही है जो वैल्यू को क्रिएट करती है। मार्क्स बताते हैं कि लेबर ही है जो एक्चुअल वैल्यू क्रिएट करती है, बट लेबर को ही सबसे कम वैल्यू दी जाती है बाय द कैपिटलिस्ट, क्योंकि वर्कर्स को बहुत लेस पे किया जाता है जितना वो डिज़र्व करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई पीस ऑफ क्लॉथ है जो कि आपका जो रॉ मटेरियल सपोज़ 10 रुपीज़ का आया है, उसमें इंसान ने अपनी लेबर बनाई है, उसको एक शर्ट में कन्वर्ट किया है जो कि मार्केट में सेल हुई है 100 रुपीज़ की। सो जो ये 10 रुपीज़ की शर्ट में जो लेबर लगी है वो उसको आपने 100 रुपीज़ में सेल किया, सो दैट मीन्स द वैल्यू इज़ 90 ऑफ द लेबर। जो उसका रॉ मटेरियल के अलावा जितनी भी वैल्यू लगी है वो 90 रुपीज़ है। सो इस 90 रुपीज़ में से लेबर को जो वेजेस मिलते हैं वो बहुत ही मिनिमल होते हैं, और बाकी जितना भी वो प्रॉफिट बचता है वो कैपिटलिस्ट अपनी पॉकेट में रखते हैं, अपने प्रॉफिट के लिए उसको रख लेते हैं। एंड उसी को मार्क्स ने सरप्लस वैल्यू कहा है। दिस इज़ कॉल्ड द सरप्लस वैल्यू विच बिकम्स द प्रॉफिट। एंड मार्क्स का कहना था कि ये जो सरप्लस वैल्यू है ये उनका एक्सप्लॉयटेशन है, वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन है, क्योंकि उनको उनका ड्यू अमाउंट नहीं मिल रहा है। वो जो 10 रुपीज़ की रॉ मटेरियल था उसको उन्होंने एक शर्ट में बनाकर
तैयार किया है, जिसको कैपिटलिस्ट मार्केट में एट द कॉस्ट ऑफ 100 बेच रहे हैं, बट उनको वेज में सिर्फ मिनिमल अमाउंट मिल रहा है, जो कि उनके वर्क का ड्यू नहीं है। एंड ये जो है सरप्लस वैल्यू जो क्रिएट हुई है, उसको मार्क्स बताते हैं कि ये एक्सप्लॉयटेशन है ऑफ द वर्कर्स। नेक्स्ट वो अपनी थ्योरी बताते हैं कि किस तरीके से कैपिटलिज्म जो है वो एलियनेशन क्रिएट कर देता है। एलियनेशन इज़ जब आप किसी भी चीज़ से रिलेट नहीं कर पाते हो, जो हम बोलते हैं कि वो एक एलियन है, दैट इज़ हम उसको जानते नहीं है, हमारा उससे कुछ रिलेशन नहीं है, कुछ भी जो हमारे लिए फॉरेन है, जिसके बारे में हमें नॉलेज नहीं है, जब हम किसी से अलगाव महसूस करते हैं, वो होता है एलियनेशन। एंड मार्क्स ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलियनेशन के बारे में बताया है। उन्होंने 4 लेवल्स ऑफ एलियनेशन की बात की है। मार्क्स का मानना था कि ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो नेचुरली क्रिएटिव होते हैं और सोशल होते हैं। उनको अच्छा लगता है कुछ चीज़ों को क्रिएट करना, उनके अंदर एक हमेशा से एक फॉर्म ऑफ आर्ट होती है, एक क्रिएटिविटी होती है, और वो सोशलाइज करना पसंद करते हैं। लेकिन कैपिटलिज्म की वजह से उनकी ये क्रिएटिविटी जो होती है और जो उनकी सोशलाइजिंग टेंडेंसी होती है, वो धीरे धीरे कम होकर ख़त्म हो जाती है एंड इवेंचुअली वो अपने आप से भी एलियनेट हो जाता है। हाउएवर मार्क्स ने उसको बताया है कि 4 फेजेस में एलियनेशन होता है, जिसमें फाइनली इंसान लास्ट में अपने आप से एलियनेट हो जाता है। तो जो 4 टाइप्स ऑफ एलियनेशन है वो होते हैं फ्रॉम द प्रोडक्ट। सबसे पहले है फ्रॉम द प्रोडक्ट। सपोज़ एक प्रोडक्शन कंपनी में कोई इंसान एक पेन की कंपनी है जहाँ पर एक इंसान को काम मिला है उसके कैप बनाने का। अब फर्स्ट टाइम जब वो उस पेन का कैप बनाएगा, सो इट विल बी अ क्रिएटिव एक्सपीरियंस, उसको अच्छा लगेगा कैप बनाने में क्योंकि वो कुछ नया कर रहा है। लेकिन जब उसका काम सिर्फ कैप बनाने में हो जाएगा, वो एक रूटीन में आ जाएगा एंड इवेंचुअली उसमें उसको कुछ एक्साइटमेंट फील नहीं होगी। वो जो बना रहा है उसको लगेगा ही नहीं कि वो उसमें अपना कुछ इनपुट दे रहा है। उसके लिए वो एक रूटीन है, बस एक जीने का साधन है, मतलब उसको करना है क्योंकि उसको उससे पैसे मिल रहे हैं एंड ही इज़ डूइंग इट जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। उसमें उसको कुछ एक्साइटमेंट नहीं है, उसका खुद का कुछ इनपुट नहीं है उसमें। सो जो वो प्रोडक्ट बना रहा है, जब वो उससे एलियनेट हो रहा है, ये है उसका फर्स्ट स्टेप फ्रॉम द प्रोडक्ट, एलियनेशन फ्रॉम द प्रोडक्ट। अब आता है फ्रॉम द प्रोसेस। अब वही पेन का एग्जांपल लेते हैं फिर से। कैप जो है, पहली बार जब उसने वो कैप बनाया है, उस प्रोसेस को उसने समझा, वो उसको एक्साइटिंग लगी। बट जब आप वही काम बार बार करने लगो, वो मोनोटोनस हो जाएगा, उसमें एक बोरियत आने लगेगी। अब सपोज़ आप एक ही मूवी एक बार आप मूवी देखेंगे, आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगी, आपको बहुत मज़ा आएगा उस मूवी देखने में। बट अगर वही मूवी आप बार बार देखेंगे, रोज़ वही मूवी देख रहे हैं, तो इवेंचुअली यू विल फील आउट ऑफ दैट मूवी। आप उस मूवी को आप हेट करने लगोगे, आपको पसंद तो दूर की बात है, आप उसको बिल्कुल देखना ही नहीं चाहोगे, उसके बारे में बात भी नहीं करना चाहोगे। सो दैट इज़ फ्रॉम द प्रोसेस। ये होता है जब एलियनेशन हो जाता है फ्रॉम द प्रोसेस। जब आप उस प्रोसेस में अपने आप का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं देखते हो, वो आप ऐसा हो गया है कि मशीन में एक प्रोसेस हुई है जिससे कैप बना है, आपका फाइनल काम है कि आप उसको पैक करो, तो आप उस मशीन का हिस्सा आप समझने लगते हो, आप मैकेनाइज हो जाते हो धीरे धीरे। सो इस तरीके से जो इंसान है वो उस प्रोसेस से भी एलियनेट हो रहा है। ओके, एंड नेक्स्ट कम्स द फेलो मैन। फ्रॉम द फेलो मैन। अब वो फेलो मैन से क्यों एलियनेट हो रहा है? क्योंकि पहली बात तो उसको इतना टाइम नहीं मिल रहा है कि वो लोगों से इंटरेक्ट कर सके, लोगों से बात कर सके। सोशलाइज करने का टाइम नहीं है, क्योंकि अगर सोशलाइज करते हैं तो प्रोडक्शन कम होगा, प्रॉफिट लॉस होगा और जो उसको वेजेस मिल रहे थे वो भी कम हो जाएंगे। एंड सोसाइटी में इतना ज़्यादा कंपटीशन है, अगर उसने एक बार भी अपने काम में थोड़ी सी भी लापरवाही दिखाई तो वो काम उसका ले लिया जाएगा और किसी और को दे दिया जाएगा। सो जो इंडिविजुअल है वो अपने वर्कर को, अपने फेलोमेट को एज अ कंपटीशन देख रहा है, अपना थ्रेट समझ रहा है। तो जब वो उसको अपना थ्रेट समझेगा, वो इवेंचुअली उसको एनिमी समझेगा और उससे कटने लगेगा। सो एलियनेशन हो जाता है फेलो मैन से भी। और लास्ट आता है फ्रॉम द सेल्फ। जब इंसान अपने प्रोसेस, प्रोडक्ट एंड इवन फ्रॉम द फेलो बीइंग, जब इन सबसे एलियनेट हो जाएगा, सो वो इंसान नेचुरली क्रिएटिव नहीं रहेगा। उसकी जो अपनी क्रिएटिविटी है वो ख़त्म होने लगेगी, सोशलाइजिंग टेंडेंसी, जो वो सोशल नेचर है वो भी ख़त्म होने लगेगा। एंड एट द एंड वो खुद से भी एलियनेट हो जाएगा। वो अपने आप, ही विल नॉट फील हिमसेल्फ, अपने आप को भी फील करना वो बंद कर देगा। एंड वो कहते हैं कि इसी की वजह से वो अपना ह्यूमन एसेंस जो है, और ह्यूमन एसेंस अकॉर्डिंग टू मार्क्स क्या है?
क्रिएटिव एंड सोशल नेचर, क्रिएटिव एंड सोशल नेचर जो है वो अपना लूज़ कर देते हैं एंड एलिएंट हो जाते हैं अपने आप से, और सिर्फ बेसिक सर्वाइवल पे जी रहे हैं। दैट इज़ वो सिर्फ अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए, टू गेट द वेज, बिकॉज खाना ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है, रोटी कपड़ा मकान जो है वो बेसिक नीड्स पूरा करना इम्पॉर्टेंट है, एंड बिकॉज ऑफ दैट उनको वो काम करना पड़ रहा है डिस्पाइट बीइंग एलिनेटेड फ्रॉम देमसेल्व्स। एंड ये जो एक्सपीरियंस है कैपिटलिज्म में, ये ऐसा एलिनेशन क्रिएट कर देता है कि जो इंसान है वो बस एक मैकेनाइज्ड लाइफ जी रहा है, एक रोबोट की तरह काम करके रह गया है। सो कैपिटलिज्म जो है वो इस तरीके से ह्यूमन को एक्सप्लॉइट कर देता है कि ह्यूमन जो अपने आप को है उसको भी भूल जाता है। सो मार्क्स का ये मानना था कि जो ये एक्सप्लॉयटेशन है और जो ये एलियनेशन क्रिएट हुआ है सोसाइटी में बिकॉज ऑफ द कैपिटलिज्म, यही इवेंचुअली लीड करेगी टू द रेवोल्यूशन और ओवरथ्रो करेगी कैपिटलिज्म को, क्योंकि कोई भी इंसान हर वक्त एक्सप्लॉइट होते नहीं रह सकता है। एक टाइम के बाद वो थक जाएगा एंड रिवॉल्ट करेगा अगेंस्ट द सिस्टम। और उनका ये मानना था कि ट्रू फ्रीडम तभी होगी जब प्राइवेट प्रॉपर्टी अबॉलिश होगी और स्टैब्लिशमेंट होगी कम्युनिज्म की। और एक कम्युनिस्ट सोसाइटी वो है जहाँ पर जो ओनरशिप है ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन वो सबके पास है, एक कलेक्टिव ओनरशिप है, कोई एक सिंगल इंसान जो है वो प्रोडक्शन को कंट्रोल नहीं कर रहा है। एंड बिकॉज ऑफ दैट एक क्लासलेस सोसाइटी बनती है। देयर इज़ अ क्लासलेस सोसाइटी, कोई डिवीज़न नहीं है सोसाइटी में, इनइक्वालिटी नहीं है, एक इगैलिटेरियन सोसाइटी बन रही है जहाँ सब इक्वल हैं। एंड बिकॉज ऑफ दिस एक सोसाइटी में हार्मनी क्रिएट हो जाती है। मार्क्स के लिए कैपिटलिज्म एक मशीन थी जो अमीर लोग हैं उनको रिच को रिच बनाने के लिए और अमीर गरीबों को पुअर बनाने के लिए, टू कीप द पुअर पुअर, और रिचेस का और वेल्थ बढ़ाने के लिए थी, उनको एक्सप्लॉइट करने के लिए थी, और वर्कर्स को एक्सप्लॉइट करने के लिए, उनको एलिनेट करने के लिए थी। और इसका एक ही सॉल्यूशन था उनके अकॉर्डिंग, वो था रेवोल्यूशन एंड टू क्रिएट अ कम्युनिस्ट सोसाइटी। अब हम देखते हैं कि मार्क्स स्टेट को किस तरीके से देखते थे। हमने देखा है कि हीगल ने स्टेट को मार्च ऑफ गॉड कहा है, उसको भगवान का दूसरा रूप बताया है पृथ्वी पे। बट मार्क्स जो है वो इस डिवाइन थ्योरी को, डिवाइन या मॉरल इंस्टीट्यूशन जो हीगल ने बताया है उसको रिजेक्ट करते हैं और बोलते हैं कि स्टेट कुछ नहीं है बल्कि इंस्ट्रूमेंट है ऑफ द कैपिटलिस्ट क्लास, ऑफ द डोमिनेंट क्लास। उनका ये मानना था कि स्टेट अराइव तब होता है जब सोसाइटी जो है वो बहुत ही ज़्यादा डिवाइडेड है। सोसाइटी में जब डिवीज़न होता है तो उसकी वजह से दो वॉरिंग क्लासेस स्टैब्लिश होती हैं सोसाइटी में, कन्फ्लिक्टिंग क्लासेस सोसाइटी में आ जाती हैं, दैट इज़ द डोमिनेंट क्लास वर्सेस द डिपेंडेंट क्लास। ऐसी एक सोसाइटी क्रिएट हो जाती है। अब ये डोमिनेंट क्लास जानती है कि डिपेंडेंट क्लास कभी भी रिवोल्ट कर सकती है, हमारे खिलाफ आवाज़ उठा सकती है, एंड उनको दबाने के लिए, उनको डिपेंडेंट रखने के लिए डोमिनेंट क्लास जो है वो स्टेट का क्रिएशन करती है। एंड ये स्टेट का क्रिएशन इसलिए होता है ताकि जो डोमिनेंट क्लास है वो अपना डोमिनेंस बना के रखे। सो मार्क्स का कहना ये था कि स्टेट जो है वो एक इंस्ट्रूमेंट है, एक इंस्ट्रूमेंट है ऑफ द कैपिटलिस्ट क्लास, ताकि जो उनकी पोजीशन है सोसाइटी में, जो उनके इंटरेस्ट हैं वो मेंटेन रहें। तो मार्क्स का जो व्यू है वो इंस्ट्रूमेंटलिस्ट व्यू ऑफ द स्टेट है, जहाँ पर वो उसको एज अ इंस्ट्रूमेंट देखते हैं। इंस्ट्रूमेंटलिस्ट व्यू है मार्क्स का अबाउट द स्टेट। वो कहते हैं कि स्टेट किसी के वेलफेयर करने के लिए या किसी की इच्छाओं का मान रखने के लिए, उनकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए नहीं है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ कैपिटलिस्ट क्लास के इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए है, लोगों के लिए नहीं है। जो प्रोलेटेरिएट क्लास बनी है, जो डिपेंडेंट क्लास है, वो उनके वेलबींग के लिए नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रूलिंग क्लास के इंटरेस्ट को सर्व कर। और उस इंटरेस्ट को बनाने के लिए स्टेट जो है वो डिफरेंट मेथड्स को यूज़ करता है। फॉर एग्जांपल वो कोवर्शन यूज़ करता है, फोर्स यूज़ कर सकता है। अगर इंसान जो डिपेंडेंट क्लास है, अगर वो वॉलंटरीली नहीं मान रही है, अपनी इच्छा से रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं कर रही है, तो स्टेट हैज़ ऑल द राइट कि वो कोवर्सन और फोर्स को यूज़ करे, ताकि जो कैपिटलिस्ट क्लास है उसका इंटरेस्ट जो है वो मेंटेन रहे, उनकी इंटरेस्ट जो है वो सर्व होता रहे। मार्क्स कहते थे कि स्टेट जो है वो पार्ट है सुपर स्ट्रक्चर का, एंड सुपर स्ट्रक्चर जो है सिंस वो बेस से इफ़ेक्ट होता है, सो जिस तरीके का बेस है, इकोनॉमिक बेस जैसा है, सोसाइटी वैसी ही होगी। एंड इसी तरीके से स्टेट बना है। स्टेट भी उस इकोनॉमिक बेस को शो कर रहा है जहाँ पर पावर जो है वो डोमिनेंट क्लास के पास है, कैपिटलिस्ट क्लास के पास है।
वो कहते थे कि कैपिटलिस्ट सोसाइटी में स्टेट जो है वो फंक्शन करता है एज द एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ द बुर्जुआस, क्योंकि ये जो है वो बेस को कंट्रोल कर रहे हैं, एंड जो बेस को कंट्रोल करेगा वो इवेंचुअली सुपर स्ट्रक्चर को भी कंट्रोल करेगा। और वो स्टेट को देखते हैं एज अ फॉर्म ऑफ ह्यूमन एलियनेशन री इन्फोर्सिंग क्लास डोमिनेशन। वो स्टेट जो है वो ये इंश्योर करता है कि जिस तरीके की सोसाइटी जो कैपिटलिस्ट क्लास है वो चाहती है वो सोसाइटी बनी रहे, वो किसी भी तरीके से टूट ना पाए, एंड इट मेंटेन्स, इट स्टेज। मार्क्स ने ये भी बताया है कि कभी कभी ऐसा होता है कि कैपिटलिस्ट क्लास इतनी कमज़ोर हो जाती है कि वो खुद रूल नहीं कर पाती है, एंड वर्किंग क्लास इतनी मजबूत नहीं होती है कि वो स्टेट की पावर ले सके। तब ऐसा होता है कि इस वक्त में एक डिक्टेटर इस्टेब्लिश हो जाता है एंड वो रूल करता है। सो एक पर्सन जो है उसकी अथॉरिटी इस्टेब्लिश हो जाती है, और ऐसे स्टेट को उन्होंने बोनापार्टिज्म स्टेट कहा है, ऑन द नेम एज, जैसे लुइस बोनापार्ट या बिस्मार्क थे। वो दिखावा करते हैं कि वो सबके मीडिएटर हैं, लेकिन उनके पीछे जो है वो कैपिटलिस्ट सोसाइटी को ही बचाते हैं। एंड मार्क्स का ये मानना था कि जब ऐसी कोई भी सिचुएशन होती है या फिर जिस तरीके का स्टेट है वो तभी चेंज आ सकता है उसमें जब एक रेवोल्यूशन होगा, जब प्रोलिटेरियन रेवोल्यूशन होगा और वो कैपिटलिज्म को ओवरथ्रो कर देंगे। और जब कैपिटलिज्म को ओवरथ्रो करके अपना एक क्लासलेस सोसाइटी की इस्टेब्लिश करेंगे, तो जब क्लासलेस सोसाइटी होगी तो स्टेट भी नहीं होगा, तब सोसाइटी स्टेटलेस भी होगी। और ऐसा क्यों होगा? कि क्लास जो है वही रीज़न है ऑफ द ओरिजिन ऑफ द स्टेट अकॉर्डिंग टू मार्क्स। और जब क्लास ही नहीं होगी तो स्टेट का कोई काम नहीं होगा, एंड सिंस स्टेट नहीं होगा तो कोअर्शन और ऑपरेशन नहीं होगा टू सर्व एनी इंटरेस्ट ऑफ एनी क्लास। वो ये कहते थे कि रेवोल्यूशन के बाद एक सोशलिस्ट स्टेट बनेगा, दैट इज़ डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलिटेरिएट, जो कि एक पासिंग फेज़ है, एक ट्रांजिशनिंग फेज़ है, एक टेम्पररी है, जहाँ पर प्रोलिटेरिएट रूल करेंगे, एंड इवेंचुअली धीरे धीरे जो सोशलिस्ट स्टेट है वो भी कन्वर्ट हो जाएगा टू अ कम्युनिस्ट स्टेट, और जो स्टेट है वो कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाएगा। ये जो होता है वो होता है विदरिंग अवे ऑफ द स्टेट। दिस लीड्स टू विदरिंग अवे ऑफ द स्टेट, जहाँ पर एक क्लासलेस और स्टेटलेस सोसाइटी, कम्युनिस्ट सोसाइटी जो है वो फाइनली इस्टेब्लिश हो जाएगी, जो कि इक्वल होगी, जहाँ पर कोई भी एक इंसान या फिर कुछ चंद लोग जो हैं वो प्रोडक्शन को कंट्रोल नहीं करेंगे, सभी इक्वल हैं सोसाइटी में, जहाँ एक इगैलिटेरियन सोसाइटी है, कोई एक्सप्लॉयटेशन नहीं है, कोई ऑपरेशन नहीं है, जो लोग चाहेंगे वो वही करेंगे। दैट इज़ द काइंड ऑफ स्टेट जो मार्क्स ने एनविजन किया था। वो एक ऐसे सोसाइटी की बात करते थे जो कि स्टेटलेस हो, क्लासलेस हो, जहाँ पर इक्वालिटी हो, जहाँ पर सबका ओनरशिप हो, एक कलेक्टिव ओनरशिप हो ऑन द प्रोडक्शन फोर्सेस, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे सबका कलेक्टिव फोर्स हो, सब इक्वल हो, और सब जो है वो मिल के काम करें, और अपने जो एलियनेट होते हैं वो खुद से वो ना रहें, वो जो चाहें वो कर सकें, उनको क्रिएटिव फ्रीडम हो, उनके पास सोशलाइज करने का टाइम हो, वो अपने प्रोडक्ट से रिलेट कर पाएँ, और इस तरीके की एक इगैलिटेरियन सोसाइटी इस्टेब्लिश हो। और वो तभी हो सकती है जब रेवोल्यूशन हो। एंड रेवोल्यूशन को समझाते हुए उन्होंने जो अपनी थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन दी है वो हम देखते हैं। मार्क्स ने अपनी थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन को बेस किया है ऑन द डायलेक्टिक मटेरियलिज्म, जहाँ पर वो बताते हैं कि चेंज होता है जब दो कन्फ्लिक्टिंग आइडियाज़ और अपोजिंग आइडियाज़ मिलते हैं, और एक सडन ट्रांसफॉर्मेशन, एक रेवोल्यूशन होता है। सोशल चेंज जो है वो ग्रेजुअली नहीं आता है, बल्कि जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है वो ऑब्स्टिकल बन जाता है टू द डेवलपमेंट ऑफ द प्रोडक्टिव फोर्सेस। जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है वो प्रोडक्शन सिस्टम चेंज ना हो, ताकि उनकी जो पावर है वो मेंटेन रहे, उसमें डेवलपमेंट नहीं होने देता है, ताकि बिकॉज इट विल मेक देम लूज देयर पावर। सो जब ऐसा होता है कि जो एग्जिस्टिंग सिस्टम हर्डल क्रिएट करता है इन द डेवलपमेंट, तो इवेंचुअली रेवोल्यूशन आता है। मार्क्स कहते थे कि हर सिस्टम चाहे जो भी हो, जैसे फ्यूडलिज्म था या कैपिटलिज्म है, वो अपनी एक आइडियोलॉजी बनाते हैं, उनके अलग मोरल वैल्यूज़ होते हैं, अलग लॉज होते हैं, अलग रिलीजन होते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि जैसा बेस है वैसा ही सुपर स्ट्रक्चर होगा। सो ये बताते हैं कि हर एक सिस्टम का अपना खुद का एक आइडियोलॉजी होती है जिसे वो सही मानते हैं। एंड लेकिन जब टेक्नोलॉजी और प्रोडक्शन के तरीके बदलते हैं, जब टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट होती है, सो वो जो सिस्टम है, जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है, वो चेंज होता है। और जब ऐसा होता है तो क्लास स्ट्रगल होता है। जो रूलिंग क्लास होती है वो उस चेंज को रेजिस्ट करती है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनकी पावर, जो उनकी आइडियोलॉजी है वो चेंज हो। वो अपने पावर और अपने इंटरेस्ट को
हर हाल में प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि उनकी पावर फेड हो, वो पावर में रहने की इच्छा रखते हैं एंड दैट इज़ वाई दे रेजिस्ट चेंज। और सिंस वो चेंज रेजिस्ट कर रहे हैं, देयर अकर्स अ क्लास स्ट्रगल, एक कॉन्फ्लिक्ट सोसाइटी में होता है एंड वही जो है वो रेवोल्यूशन बनता है। मार्क्स का ये मानना था कि कैपिटलिज्म जो है वो इवेंचुअली उसको भी रेवोल्यूशन से ओवरथ्रो किया जाएगा प्रोलिटेरिएट के द्वारा, लेकिन वो ये कहते थे कि जो प्रोलिटेरियट का रेवोल्यूशन है वो डिफरेंट है और अनलाइक अदर रेवोल्यूशन है जो अभी तक हुए हैं, क्योंकि जो प्रोलिटेरियट रेवोल्यूशन है वो लेड किया जाएगा बाय द मेजॉरिटी अगेंस्ट अ माइनॉरिटी। और वो ये कहते थे कि इस रेवोल्यूशन का गोल किसी एक क्लास की पावर को इस्टेब्लिश करना नहीं है, बल्कि एक्सप्लॉयटेशन को हमेशा के लिए ख़त्म करना है। एक ऐसी सोसाइटी बनाने के तरफ ये रेवोल्यूशन है जो कि स्टेटलेस है, जो कि क्लासलेस है, जहाँ पर इक्वालिटी है। सो अभी तक जितने भी रेवोल्यूशन हुए हैं उनसे ये अलग है, बिकॉज पहली बात तो ये एक रेवोल्यूशन है अगेंस्ट द माइनॉरिटी बाय द मेजॉरिटी, माइनॉरिटी के खिलाफ है, मेजॉरिटी के द्वारा है, एंड इट इज़ टू एंड एक्सप्लॉयटेशन फॉर ऑल। किसी एक क्लास की पावर को इस्टेब्लिश करना, किसी एक क्लास के इंटरेस्ट को इस्टेब्लिश करने के लिए ये रेवोल्यूशन नहीं हुआ है जैसा अभी तक हो रहा था। इस रेवोल्यूशन से प्राइवेट प्रॉपर्टी ख़त्म हो जाएगी और सोशलिज्म आ जाएगा, जो कि एक स्टेप है टूवर्ड्स द कम्युनिज्म। जब कैपिटलिज्म का ओवरथ्रो होगा तो एक टेम्पररी फेज़ आएगा जहाँ पर डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलिटेरिएट इस्टेब्लिश होगी, जहाँ पर ये धीरे धीरे जो रेमिनेंट्स हैं, जो बचे कुछ पीसेस हैं ऑफ द कैपिटलिज्म, ये धीरे धीरे उसको रिमूव करेंगे एंड इवेंचुअली ये जो रिमूवल है वो लीड करेगा उनको टूवर्ड्स द कम्युनिस्ट सोसाइटी, जहाँ पर एक इक्वल सोसाइटी की इस्टेब्लिशमेंट होगी। मार्क्स का ये कहना था कि कैपिटलिज्म की जो वीकनेस है वो कैपिटलिज्म में खुद ही है, उनका कॉन्ट्रडिक्शन जो है वो उन्हीं कैपिटलिज्म की थ्योरी में है, और वो है प्रोलिटेरियट क्लास। वो कहते थे कि जो ये इनइक्वालिटी बढ़ रही है, प्रॉफिट्स गिर रहे हैं, वर्कर्स की कंडीशन जो है वो ख़राब हो रही है, वो इवेंचुअली कंडीशंस बनाती है ऑफ द रेवोल्यूशन। एंड वो कहते थे कि ये रेवोल्यूशन जो है वो सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज़ में आएगा, क्योंकि वहाँ के जो वर्कर्स हैं वो इस फेज़ में है जहाँ पर वर्कर्स की कंडीशंस जो है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, प्रॉफिट्स गिर रहे हैं, इनइक्वालिटी बढ़ रही है। और जब वो कैपिटलिज्म से कम्युनिज्म में आएंगे तो 2 फेजेस में आएंगे। पहला होगा डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलिटेरिएट, दैट इज़ अ ट्रांजिशनिंग फेज़। ये एक ट्रांजिशनिंग फेज़ है जहाँ पर कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म से बीच का फेज़ है ये, जहाँ पर प्रोलिटेरिएट जो है वो रूल करेंगे टू रिमूव द एग्जिस्टेंस ऑफ कैपिटलिज्म। धीरे धीरे उस सोसाइटी को ख़त्म करेंगे जो एग्जिस्ट करती थी और ऐसी सोसाइटी की तरफ बढ़ेंगे जो एग्जिस्ट करनी चाहिए, दैट इज़ अ इक्वल सोसाइटी, अ कम्युनिस्ट सोसाइटी। फर्स्ट स्टेज में स्टेट जो है वो सारे वर्कर्स को कंट्रोल करेगा और रिसोर्सेज को कंट्रोल करेगा, और वर्क जो होगा वो रिसोर्सेज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे बेस्ड ऑन द वर्क। स्टेट जो है वो ऐसे मेजर्स लेगा जो कि प्राइवेट प्रॉपर्टी को कंट्रोल करे, फ्री एजुकेशन देगा और इनहेरिटेंस को कंट्रोल करेगा, ताकि प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है वो धीरे धीरे अबॉलिश होने लगे। और जब फाइनल स्टेज होगा तो कम्युनिज्म स्टैब्लिश होगा, जहाँ पर ऑल फॉर्म्स ऑफ एलिनेशन जो हैं वो डिसअपियर हो जाएंगे और एक ऐसी सोसाइटी इस्टेब्लिश होगी जहाँ इंसान जो है, जो इंडिविजुअल है, वो अपने क्रिएटिव फ्रीडम को एक्सपीरियंस कर पाएगा, अपनी क्रिएटिविटी को परस्यू कर पाएगा एंड वो किसी भी चीज़ से एलियनेट नहीं रहेगा, इक्वल रहेगा और जैसा वो चाहता है वैसा काम कर पाएगा। एक ऐसी सोसाइटी बनेगी जहाँ क्लासेस नहीं हैं, जहाँ पर कोई कन्फ्लिक्टिंग सोसाइटी नहीं है। दैट विल बी द बेस्ट सोसाइटी। कम्युनिस्ट सोसाइटी अकॉर्डिंग टू मार्क्स वो बेस्ट सोसाइटी थी। प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है वो अबॉलिश कर दी जाएगी, डिवीज़न ऑफ लेबर को है वो अबॉलिश कर दिया जाएगा और ह्यूमन का फुल डेवलपमेंट पे फोकस किया जाएगा, जहाँ अगर वो सुबह फार्मिंग कर रहा है तो रात में वो पेंटिंग कर सकता है, दोपहर में वो सिंगिंग कर सकता है। दैट इज़ द टाइप ऑफ डेवलपमेंट जो मार्क्स बताते हैं। उसके पास फ्रीडम होगा टू इंगेज इन एनी टाइप ऑफ वर्क बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के। ऐसा नहीं है उसको 9 to 5 जॉब करना है, उसके अलावा उसको कुछ ध्यान नहीं देना है, उसके लिए और कुछ इंपॉर्टेंट ही नहीं होना चाहिए। वो चीज़ जो है वो ख़त्म हो जाएगी उस सोसाइटी में। जो डिफरेंस है मेंटल और फिजिकल लेबर में, जो हम चाहते हैं और जो हमें करना पड़ रहा है, फॉर एग्जांपल किसी को सिंगिंग का बहुत शौक है लेकिन बिकॉज ऑफ द बेसिक नीड्स जो उसको पूरी करनी है वो अपना 9 to 5 में अपना पूरा टाइम दे रहा है, अपनी जो उसकी हॉबी थी, जो वो चाहता था, दैट इज़ सिंगिंग, वो उसको परस्यू नहीं कर पा रहा है। सो ऐसा नहीं होगा। वो चाहेगा तो वो 9 to 5
वो जॉब भी करेगा, वो सिंगिंग भी करेगा, वो डांसिंग भी करेगा और उसकी फुल डेवलपमेंट होगी। ऐसी सोसाइटी की बात कर रहे हैं और वो तभी होगा जब एक कम्युनिस्ट सोसाइटी की इस्टेब्लिशमेंट होगी। और स्टेट, जब ऐसी सोसाइटी ऑलरेडी इस्टेब्लिश हो जाएगी जहाँ सब कुछ अच्छा है, तो इवेंचुअली स्टेट जो है वो डिसअपियर होने लगेगा और उसकी जो नीड है वो ख़त्म हो जाएगी। अब देखते हैं मार्क्स ने जो कुछ भी कहा था वो एक्चुअली में हुआ या नहीं, उनके व्यूज़ को एनालाइज करते हैं। सो मार्क्स ने जितने भी प्रेडिक्शंस किए थे वो एक्चुअली में नहीं हुआ, और क्योंकि वो उसको कैपिटलिज्म को उन्होंने अंडर एस्टिमेट किया, क्योंकि वो ये नहीं देख पाए कि कैपिटलिज्म ने अपने आप को धीरे धीरे अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन अडेप्ट कर लिया। डेमोक्रेसी की वजह से सोशल सिक्योरिटी बढ़ी है, लेबर लॉज इम्प्रूव हैं, जिससे लेबर्स की कंडीशन, जो उनका मेन रीज़न था टू रिवोल्ट, जहाँ उनका एक्सप्लॉयटेटिव स्टेज से जो उनकी कंडीशन थी वो उससे निकलने लगे, जिससे रेवोल्यूशन के चांसेस कम हो गए। वर्कर्स को पॉलिटिकल पावर मिल गई, वो वर्कर्स यूनियन, ट्रेड यूनियन ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस बनाने लगे जिससे वो अपनी डिमांड रख सकते थे एंड दे कुड गेट द डिमांड फुलफिल्ड। सो इस वजह से जो सोसाइटी है, जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी में जो प्रॉब्लम्स थी, जो उसका कारण थी रेवोल्यूशन का, वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगी। एंड मार्क्स ने जैसा कहा था कि जो ट्रांजिशन होगा सोशलिज्म से कम्युनिज्म की तरफ, वो उन्होंने एक्चुअली बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। वो किस तरीके से वो ट्रांजिशन होगा, कैसा ट्रांजिशन होगा, कि मार्क्स की थ्योरी बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर। जब मार्क्स ने डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट की बात की थी, सो जिन कंट्रीज़ में रेवोल्यूशन आया भी, उन कंट्रीज़ में कम्युनिज्म तक नहीं पहुंच पाए, क्योंकि जो डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट थी वो धीरे धीरे डिक्टेटरशिप ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी बन गई। फॉर एग्जांपल वी टेक एग्जांपल ऑफ रशिया एंड चाइना, जहाँ पर ये जो पॉलिटिकल पार्टी इस्टेब्लिश हुई थी टू गाइड देम टू रेवोल्यूशन, वो धीरे धीरे वहाँ की डोमिनेंट पार्टी बन गई एंड अब सब जो है वो उनके अकॉर्डिंग होता है। उनकी डिक्टेटरशिप जो है वो वहाँ पर इस्टेब्लिश हो गई थी एंड कम्युनिज्म तक वहाँ हम पहुँच ही नहीं पाए। और बर्नस्टीन जो एक स्कॉलर हैं वो कहते हैं कि मार्क्स के जो प्रेडिक्शंस थे वो आउटडेटेड थे, क्योंकि एक मिडिल क्लास बन रही थी एंड जब एक मिडिल क्लास बन जाती है तो जो एक्सट्रीम्स होते हैं सोसाइटी के, द वेरी रिच एंड द वेरी पुअर, वो उस मिडिल क्लास से बैलेंस हो जाते हैं। बर्नस्टीन जो है वो वायलेंट रेवोल्यूशन को रिजेक्ट करते हैं और बताते हैं कि डेमोक्रेटिक तरीक़ों को अपनाना चाहिए टू रीच सोशलिज्म, टू अचीव सोशलिज्म बाय पीसफुल मीन्स। और वो बर्नस्टीन जो है वो बिलीव करते थे कि डेमोक्रेसी है जो वो बेस्ट वे है टू एंड इनइक्वालिटीज़ इन द सोसाइटी एंड एस्टैब्लिश सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, जो कि मेन रीज़न था ऑफ द रेवोल्यूशन इन अ कैपिटलिस्ट सोसाइटी। बहुत सारे स्कॉलर्स ने, जैसे रॉबर्ट डेहल एंड बर्लिन, ने कहा था कि मार्क्स ने 19th सेंचुरी की सिचुएशन को देखकर बताया था, बट 19th सेंचुरी और 20th सेंचुरी के जो वर्ल्ड थे वो बहुत ही डिफरेंट थे एंड जिसकी वजह से जो उन्होंने रेवोल्यूशन का आइडिया दिया था, जो उन्होंने चेंजेस प्रेडिक्शंस दिए थे, वो फेल हो गए थे। मार्क्स ने ये नहीं बताया कि फ़ेज़ 1 जो और फ़ेज़ 2 जो है वो किस तरीके से ट्रांजिशन होगा, और असल में जो डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट थी वो हम देख चुके हैं वो किस तरीके से डिक्टेटरशिप ऑफ द पार्टी बन गई थी। जैसे कि रशिया में बॉल्शेविक्स थे, वर्कर की जगह पार्टी के बड़े जो लीडर्स थे वो एंजॉय करने लगे पावर को, और जितनी भी उनकी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस थी सोसाइटी में वो उसको एंजॉय करने लगे और कम्युनिस्ट सोसाइटी तक हम कभी पहुंच ही नहीं पाए। एंड वो ये भी कहते थे कि मार्क्स जो है उसने डेमोक्रेसी को बिल्कुल ओवरलुक कर दिया और ये नहीं देख पाया कि किस तरीके से जो डेमोक्रेसी है वो रूल ऑफ लॉ को इस्टेब्लिश करती है और प्रोटेक्ट करती है फ्रीडम को और इनजस्टिस को ख़त्म करती है। और डेमोक्रेसी ही है एक, उन्होंने डेमोक्रेसी को एक ऐसी इंस्टीट्यूशन बताया, एक ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बताया जो कि सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को सोसाइटी में ख़त्म करने की कैपेबिलिटीज़ रखती है। वेबर ने मार्क्स को क्रिटिसाइज़ किया है फॉर इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म। उनका ये कहना था कि मार्क्स जो है वो सब कुछ एक ही लेंस से देखते थे, उनके अकॉर्डिंग सोसाइटी में जो भी आइडियाज़, वैल्यूज़, रिलीजन जो है वो सब कुछ इकोनॉमी से शेप हो रहा है, विच इज़ रॉन्ग, क्योंकि सोसाइटी में और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं एक सोसाइटी को। सिर्फ इकोनॉमी जो है वो डिटरमाइन नहीं कर सकती है एक सोसाइटी कैसी हो सकती है। सिर्फ इकोनॉमी ही नहीं, एक पर्सपेक्टिव नहीं है किसी भी सोसाइटी को देखने का, किसी भी स्टेट को देखने का, एंड देयर आर अदर फैक्टर्स ऑल्सो जो एक सोसाइटी में इम्पोर्टेंस रखते हैं और उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। पॉपर जो है, कार्ल पॉपर, जिसे हमने प्लेटो की थ्योरी में भी पढ़ा था, वो कहते हैं कि मार्क्स जो है वो हिस्टोरिसिज्म
में बिलीव करते हैं, जो कि अनसाइंटिफिक है, क्योंकि जो हिस्ट्री है वो टेस्टेड, वो वर्क करती है ऑन फॉल्सिफिकेशन। दैट इज़ हिस्ट्री जो है वो एक साइंस नहीं है, क्योंकि अगर साइंस जो है वो इस तरीके से बनाई गई है कि उसको रिजेक्ट करके एक न्यू चीज़ डेवलप कर दी जाए, अगर ऐसा नहीं होता है तो डेवलपमेंट की कोई चांसेस ही नहीं है, एक अपग्रेड का कोई चांस ही नहीं है। और कार्ल पॉपर जो है वो उसको एनिमी ऑफ ओपन सोसाइटी कहते हैं। उन्होंने प्लेटो और हीगल को भी एनिमी ऑफ ओपन सोसाइटी कहा था। एंड ही ऑल्सो सेड कि हमें एक साथ सब बदलने की जगह एक ऐसे रेवोल्यूशन से जिससे सब कुछ बदल रहा है, उसकी जगह हमें एक पीसमील सोशल इंजीनियरिंग करनी चाहिए। दैट इज़ हमें एक एक पॉइंट को उठाना चाहिए और उसको बदलना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर कहीं पर एजुकेशन, एक सोसाइटी है जहाँ पर सब चीज़ ख़राब है, तो हमें बेसिक से शुरू करना चाहिए। सबसे पहले हमें पॉवर्टी पे काम करना चाहिए, फिर हमें एक न्यू एजेंडा उठाना चाहिए, फॉर एग्जांपल पॉवर्टी, फिर हेल्थ। ऐसे हमें धीरे धीरे करके एक एक पॉइंट पे बदलाव करना चाहिए, ना कि पूरी सोसाइटी को एक साथ ट्रांसफॉर्म कर देना चाहिए। एक ऑल रेवोल्यूशन जो कि सब कुछ बदल रहा है, वो उससे बेटर है कि हम पीसमील सोशल इंजीनियरिंग करें। नाउ दिस वाज ऑल। आई होप यू अंडरस्टूड द थ्योरी ऑफ मार्क्स। कार्ल मार्क्स आपको समझ में आया होगा। आपके अगर कोई भी डाउट्स हैं, प्लीज़ ड्रॉप इट इन द कमेंट सेक्शन एंड डू नॉट फॉरगेट टू subscribe, like and share. I hope you enjoyed it. Thank you.